गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो इस चैप्टर में हम कार्बन, उसके एलोट्रोप्स, उसके कंपाउंड्स, हैलोजन ग्रुप्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कार्बन क्या होता है। कार्बन एक नॉन मेटल है। सारे लिविंग बींग्स जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सब के सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब कार्बन मटेरियल के प्रेजेंस में मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इस मटेरियल में कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो एयर के साथ बर्न होता है और जब हम उसको एयर में बर्न करते हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की कन्वर्ट कर देती है। तो अगर कोई भी मटेरियल है वो बर्न करने पे CO2 प्रोड्यूस कर रहा है और CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि उस मटेरियल में कार्बन प्रेजेंट है। अब ये जो कार्बन होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है और ये टेट्रावेलेंट होता है, मतलब इसकी जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है। तो बैलेंस्ड वैलेंसी अगर उसको चाहिए अगर, तो उसको इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन लेने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो इसीलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं टेट्रावेलेंट। और ये अपने आप के साथ भी कंबाइन कर सकता है, मतलब अपने एटम से एटम कंबाइन करके एक लंबी चेन फॉर्म कर लेता है कार्बन। और इसकी एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी की बात करें तो ये बहुत ही एक्सेप्शनली स्टेबल होता है, मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है अमंग कार्बन एटम एंड विद अदर एलिमेंट्स। कार्बन के साथ भी और बाकी के एलिमेंट्स के साथ भी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। ये इसकी एक एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी है। ठीक है, अब हमें कार्बन कहाँ कहाँ मिलता है, मतलब 2 तरह से हमें कार्बन मिलता है, एक तो फ्री स्टेट में और दूसरा फिर कंबाइंड स्टेट में। तो फ्री स्टेट में जैसे कि डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में मिलता है, बकमिंस्टर फुलरिन की फॉर्म में मिलता है फ्री स्टेट में। और कंबाइंड स्टेट में मतलब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर मिल रहा है, तो यानी कि हमें ये मिल रहा है CO2 गैस के फॉर्म में इन दी एयर, और कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिलता है जैसे लाइमस्टोन, मार्बल, चॉक। फॉसिल फ्यूल्स में भी कार्बन होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इसमें भी कार्बन प्रेजेंट होता है। वुड, कॉटन, वुल, ये सारे कंबाइंड स्टेट में, मतलब कार्बन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होकर जिस फॉर्म में हमें मिल रहा है उसको हम बोलेंगे कि वो कंबाइंड स्टेट ऑफ कार्बन है। और अगर फ्री स्टेट की बात करें तो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। अब ये जो डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन है, इनको हम बोलते हैं कार्बन के एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स मतलब एक तरह से कह सकते हैं फॉर्म, देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरिन। तो डायमंड की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो ये कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, काफ़ी हैवी होता है, हार्ड होता है और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। स्ट्रॉन्ग हीटिंग, अगर इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वो बर्न हो जाएगा और CO2 प्रोड्यूस होगी। ग्रेफाइट की बात करें तो ये एक ग्रेश ब्लैक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ओपिक सब्सटेंस है ये, और डायमंड से हल्का होता है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच एंड इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इट ऑल्सो बर्न्स इन द एयर ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू फॉर्म CO2। नाउ कम्स बकमिंस्टर फुलरिन। बकमिंस्टर फुलरिन एक नया एलोट्रॉप है, अभी रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप है कार्बन का, जिसमें क्या होता है 60 कार्बन एटम्स एक साथ क्लस्टर में फॉर्म करते हैं। 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक फुटबॉल शेप्ड स्फेरिकल मॉलिक्यूल में। ठीक है, और ये जो 60 कार्बन एटम्स हैं इसमें शेप्स होती हैं, मतलब जैसे फुटबॉल में शेप्स होती हैं ना, हेक्सागन और पेंटागन जैसी शेप्स होती हैं, वैसे ही बकमिंस्टर फुलरिन एग्जैक्टली सेम होता है, जिसमें 20 हेक्सागनल शेप्स हैं और 12 पेंटागन, और उनकी जो एजेस होती हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वो डिनोट करते हैं कार्बन एटम को। ठीक है, जैसे फुटबॉल में जो ऐसे करके शेप जो होती है, तो इसमें ऐसे करके जो होती है शेप, तो इसमें इधर 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 ये जो कॉर्नर्स हैं इन पे प्रेजेंट होता है कार्बन। ऐसी शेप होती है बिल्कुल फुटबॉल शेप्ड हमारे बकमिंस्टर फुलरिन की। ये एक डार्क सॉलिड है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये डार्क सॉलिड होता है, और कई सारे मॉलिक्यूल्स, वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ ओनली 60 कार्बन एटम्स, 60 कार्बन एटम का बना हुआ एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता है, और ये भी हीट करने पे CO2 में, मतलब CO2 प्रोड्यूस करता है। नाउ कम्स दी स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट। क्योंकि बकमिंस्टर फुलरिन की तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ अभी तक अननोन है, क्योंकि वो एक रिसेंटली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप है, तो अभी के लिए हम डायमंड और ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर और इनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो डायमंड एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होता है कार्बन एटम्स का, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है कार्बन एटम का, और इसके ये जेंट शेप की वजह से ही वो काफ़ी हार्ड होता है। सारे जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं वो हर 4 कार्बन एटम से लिंक्ड होते हैं। ईच कार्बन एटम लिंक्ड टू 4 अदर कार्बन एटम बाय स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है डायमंड का, और ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो मूवमेंट नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की, तो ग्रेफाइट एक लेयर जैसा होता है, शीट जैसा होता है कार्बन एटम का,
ईच, जिसमें हर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से ज्वाइन होता है। इसमें डायमंड में तो 4 कार्बन एटम से ज्वाइन था। ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन रहता है। कंपेरेटिवली सॉफ्ट सब्सटेंस होता है, डायमंड से थोड़ा सॉफ्ट होता है क्योंकि शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसका होता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट पूरा बड़ा सा। और ये भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो मूवमेंट पॉसिबल है, तो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है और हमारे डायमंड का भी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई था। नाउ कम्स देयर यूजेस। डायमंड का यूज़ क्या है कि सबसे पहले तो डायमंड आर यूज्ड इन कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे ग्लास कटर में, और ये जो कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हार्ड सब्सटेंस को काटने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं उनमें डायमंड होता है, मतलब उनके मैन्युफैक्चर में डायमंड यूज़ होता है। सॉ फॉर कटिंग मार्बल इन रॉक ड्रिलिंग इक्विपमेंट, मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल होते हैं उनको कट करने के लिए डायमंड यूज़ होता है। देन कम्स डायमंड ज्वेलरीज बनाने में भी यूज़ होता है, और शार्प एज्ड डायमंड जो है वो आई सर्जरी में भी यूज़ होता है एज अ टूल टू रिमूव कैटरेक्ट, मतलब जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है उसको रिमूव करने के लिए शार्प एज्ड डायमंड को हम आई सर्जरी में यूज़ करते हैं। डायमंड कैन ऑल्सो बी मेड आर्टिफिशियली, डायमंड को हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं। कैसे? बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो प्योर कार्बन होता है उसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर में रखेंगे तो आर्टिफिशियली हम डायमंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डायमंड। सिंथेटिक डायमंड जो है छोटा होता है बट इनडिस्टिंग्विशेबल होता है, मतलब हमें पता नहीं चलता कि वो नेचुरल डायमंड है या फिर आर्टिफिशियल थोड़ा छोटा होता है लेकिन फिर भी। और ये आर्टिफिशियल बनता कैसे? कार्बन को हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर रख के। नाउ कम्स द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, इसीलिए जो पाउडर्ड ग्रेफाइट होता है वो एज अ लुब्रिकेंट हम यूज़ करते हैं मशीन पार्ट्स के मूवमेंट को ईजी बनाने के लिए। और नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि इसका यूज़ हम करते हैं ग्रेफाइट का मशीन पार्ट्स को लिब्रिकेट करने में, विच ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर जितने भी मशीन्स वर्क करती हैं उनको लिब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम ग्रेफाइट यूज़ करते हैं। और मशीन पार्ट्स को लिब्रिकेट करने के लिए हम पाउडर्ड ग्रेफाइट यूज़ करते हैं क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है और नॉन वोलेटाइल होता है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का एक गुड कंडक्टर है, जिसकी वजह से हम ग्रेफाइट को कार्बन इलेक्ट्रोड्स या ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स बनाने में यूज़ करते हैं, जो कि हम ड्राई सेल्स और इलेक्ट्रिक आर्क्स में यूज़ करते हैं। मतलब ड्राई सेल्स में जो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है वो भी हमारा ग्रेफाइट से बनता है क्योंकि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ आर पेंसिल कॉल्ड पेंसिल लीड एंड ब्लैक पेंट। यानी कि जो हमारे पेंसिल की लीड होती है, ये तो पेन है, इधर पेंसिल की जो लीड होती है उसको बनाने के लिए भी हम ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं। नाउ कम्स दी बकमिंस्टर फुलरिंग। हालांकि इसकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमें पता नहीं है लेकिन फिर भी जितनी पता है उनको देख लेते हैं। तो बकमिंस्टर फुलरिंग कार्बन का एक एलोट्रोप है जिसमें 60 कार्बन एटम्स एक क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका फुटबॉल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे फुटबॉल में मैंने बताया था ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर कार्बन, मतलब सारी साइड्स पे कार्बन होता है। जैसे ये जो ब्लैक शो हो रहा है, दीज आर कार्बन एटम्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। अपार्ट फ्रॉम कार्बन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन हाइड्रोजन, और कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑक्सीजन और बाकी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब सिंपली देख लो कि जिस भी कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होता है, कईयों में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है और बाकी के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, या फिर उनके डेरिवेटिव्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ट्राइक्लोरोमीथेन, इथेनॉल, इथेनॉल, मतलब इन सब में कार्बन प्रेजेंट है तो इनको हम बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सो दे आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। और मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, दिस ऑल्सो शोज दैट कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट इन नेचर। मतलब कार्बन कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो तो पहली बात तो कोवेलेंट होते हैं और आयंस प्रेजेंट नहीं होता उनमें, और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। कोवेलेंट वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अकर इन ऑल लिविंग थिंग्स, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स सब में। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कार्बन ज़्यादातर सारे लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है, तो अगर कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बन के कंपाउंड्स भी प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। वाइटल फोर्स विच क्रिएट्स लिविंग थिंग्स वॉज नेसेसरी फॉर देयर प्रिपरेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ विद इन अ लिविंग बॉडी ही फॉर्म हो सकते थे, और लिविंग बींग्स को क्रिएट करने के लिए एक वाइटल फोर्स चाहिए थी उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वॉज डिसअप्रूव्ड बाय अ साइंटिस्ट फ्रेडरिक वॉलहैंड ने। ये जो थ्योरी थी कि वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको डिसप्रूव कर दिया था, मतलब इसको फेल कर दिया था, और बोला था कि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है
विच वॉज थॉट टू बी मेड ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग बींग्स। यूरिया भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है। पहले लगता था कि ये भी किसी लिविंग बींग की बॉडी में फॉर्म होता है, बट वॉलहैग ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्रिपेयर किया लेबोरेटरी में फ्रॉम एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उससे वॉलहैग ने यूरिया को, ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया को प्रिपेयर किया इन दी लेबोरेटरी। इससे क्या पता चलता है कि ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि सारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ लिविंग बॉडी में फॉर्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसको इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था वॉलहैग ने इन 1828। और नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट प्रेजेंट नोन है, तो 5 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट प्रेजेंट हमें पता है। अब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन के पीछे का रीज़न क्या है? तो कार्बन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी वजह से इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो पाए हैं। तो सबसे पहले कैटिनेशन, मतलब वो कार्बन के साथ ही लिंक हो जाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म हो जाता है और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन या फिर सेल्फ लिंकिंग। ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? टेट्रावैलेंसी, मतलब उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो उसको मतलब आसपास 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। इसकी वजह से भी कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म हुए हैं। तो वन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड, इतने सारे ऑर्गेनिक या कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म होने का एक रीजन है कि कार्बन एटम अपने ही, मतलब कार्बन एटम के साथ ही वो लिंक हो सकता है बाय मीन्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम। ये जो कार्बन एटम की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इट्स एटम कैन ज्वाइन विद अनदर, मतलब एक दूसरे के साथ ही ज्वाइन हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं कैटिनेशन। अब ये जो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्म होता है, वो भी 3 तरह से होता है, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और क्लोज चेन या रिंग टाइप। तो स्ट्रेट चेन तो यानी कि कार्बन 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 कार्बन, ये मतलब सीधे सीधे चलता जा रहा है। फिर आती है ब्रांच चेन, मतलब एक कार्बन से साइड साइड में अगर कार्बन अटैच्ड है तो उसको हम बोलेंगे ब्रांच चेन। और अगर रिंग फॉर्म होती है या फिर एक क्लोज चेन फॉर्म हो रही है तो वो तो अलग से देखी जाएगा कि वो रिंग टाइप चेन है या फिर उसको हम बोल सकते हैं क्लोज चेन है। एक तो रीजन हो गया कैटिनेशन का कि कार्बन जो है वो सेल्फ लिंक हो सकता है, इस वजह से कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। दूसरा जो रीजन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन का वो है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जो कि वैलेंसी 4 होने की वजह से कार्बन एटम कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द नंबर ऑफ कार्बन एटम एज वेल एज विद अ लार्ज नंबर ऑफ अदर एटम्स, मतलब वो काफ़ी सारे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है क्योंकि उसकी वैलेंसी होती है 4। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जो जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, कीटोन, हेलोएल्केन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। सो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन एक कंपाउंड है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन, तो कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन इक्वल्स टू हाइड्रोकार्बन, जैसे कि मीथेन, इथेन, इथीन एंड इथाइन। ये सारे हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन क्या है? पेट्रोलियम, मतलब ज़्यादातर जो हाइड्रोकार्बन हमें मिलते हैं वो पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल से मिलते हैं, विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम अंडरग्राउंड ऑयल डिपॉजिट। ऑयल वेल्स की ड्रिलिंग के बाद हमें ये हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? जो कि कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल चेन। एक सिंगल चेन में जो भी हाइड्रोकार्बन सिंगल चेन में बॉन्डेड होते हैं उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन। और इनको हम कह सकते हैं कि एन एल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन इन विच द कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिर्फ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जो कार्बन एटम लिंक्ड होते हैं उन हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। दे आर, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता है एल्केन में। एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू सारे कार्बन एटम्स लिंक्ड होते हैं। अब इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1। इसका मतलब क्या है? जैसे Cn, ठीक है, n कोई भी नंबर हो सकता है, हमने मान लिया 1, तो CnH2n+2, ठीक है, ये होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर एल्केन का जनरल फॉर्मूला। अब इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो अगर कोई भी एल्केन है उसका नंबर ऑफ ये जो n है वो अगर हमने मान लिया 1, तो इधर हो गया C, n की जगह 1 तो यानी कि C, H2n+1, 2n यानी कि 2 × 1 2 + 2 कितने 4, तो CH4। CH4 एक एल्केन है। वहीं अगर हम देखें मान लो 2 है, n = 2, तो C2H कितने हो गए? 2 × 2 = 4 + 2 6, तो H2H6, ये भी एक एल्केन होता है। नाउ कम्स दी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिनको हम एल्कीन या एल्काइन बोलते हैं, जिनमें डबल या सिंगल बॉन्ड से डबल या ट्रिपल बॉन्ड से कार्बन एटम लिंक्ड होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अ डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन कार्बन एटम। अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो डबल बॉन्ड होगा, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। और जो ये सैचुरेटेड था एल्किन में, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर हो रहा है, तो यानी कि वो सिंगल बॉन्ड हो गया। एल्केन जो था, ANE वाला जो एल्केन था, उसमें सिंगल बॉन्ड था। अब ये एल्कीन ENE, इसमें होगा डबल बॉन्ड। फिर आएगा एल्काइन YNE,
इसमें होगा 3 बॉन्ड। तो एन यानी कि सिंगल बॉन्ड, इन यानी कि डबल बॉन्ड और आइन यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड से जो हाइड्रोकार्बन लिंक्ड है एक स्ट्रेट चेन में, उनको हम बोलेंगे एल्कीन। एल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड से जो कार्बन एटम लिंक्ड है किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन में, उसको हम बोलेंगे एल्कीन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड से लिंक्ड है तो उसको हम बोलेंगे एल्काइन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? CnH2n+2। और इनका क्या है? एल्कीन का CnH2n। CnH2n+2 ये किसका था? ये था एल्कीन का। CnH2n ये है एल्कीन का, और CnH2n-2 ये है एल्काइन का। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। अब इसमें हम n को किसी भी डिजिट से डिनोट करके तीनों को देख लेते हैं। तो मान लो अगर n है 3 या 2 मान लो, सिंपल है 2 का। तो अगर n इक्वल्स टू क्या है? 2, ठीक है। n इक्वल्स टू 2 अब हम इन तीनों में देखेंगे। तो अगर एल्केन की बात करें n इक्वल्स टू 2 यानी कि C2H 2 2 4 + 2 6, ये हो गया एल्कीन। n इक्वल्स टू 2 एल्कीन में, तो C2H 2 × 2 4, C2H4 एल्केन, सॉरी C2H6 एल्केन, C2H4 एल्कीन। एल्काइन की बात करें तो C2 और H 2 2 4 - 2 2, C2H2 एल्काइन, C2H4 एल्कीन और C2H6 एल्कीन, ठीक है। ये तीनों इनके जनरल फॉर्मूला है। एल्कीन के CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। अब ये एल्काइन ग्रुप क्या होता है? ग्रुप फॉर्म्ड बाय द रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एल्केन इज कॉल्ड एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप यानी कि एक हाइड्रोजन किसी भी एल्केन की चेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो एल्काइल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। जैसे एल्काइल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप जो है CH3, इथाइल ग्रुप C2H5, मिथाइल ग्रुप CH3। ये जो CH3 ग्रुप है ये फॉर्म कैसे हुआ है कि CH4 मीथेन है एक एल्केन, मीथेन में से एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया, CH4 में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो मिथाइल बन जाएगा CH3। वैसे ही अगर हम देखें इथाइल, तो इथेन जो है C2H6, ठीक है। अभी हमने देखा था C2H6, तो उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके इथाइल ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपली एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके एल्काइल ग्रुप फॉर्म हो जाता है।